Hello students, today we are going to start new chapter number 13 direct and inverse proportions. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे direct proportions. तो question number 1 is the exercise 13.1 following are car parking charges near a railway station up to. Okay, तो पास में एक रेलवे स्टेशन है जिसमें अपने कार को पार्किंग का यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है. 4 घंटे का चार्जिंग दिया है. 4 आवर्स फ्रॉम 60 रुपीज़, फ्रॉम 8 आवर्स 100 रुपीज़, 12 आवर्स 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स 180 रुपीज़. चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए. एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से यदि दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है. ठीक है, दैट मीन्स यदि x की वैल्यू हम बढ़ा दें तो y की वैल्यू भी इफेक्ट हो, मतलब वो भी इंक्रीज हो जाए. यदि x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो जाए. यदि हम इसको मान लें कि जो टाइम है हमारा x है और रेंट जो है इसका चार्जेस जो है वो y है, तो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. देखिए 4 आवर का चार्ज है 60 रुपये, 8 आवर का चार्ज 100 रुपये हो गया. मतलब टाइम जैसे ही इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे आप देख रहे हैं चार्जेस भी इंक्रीज हो गए. जैसे ही 12 आवर्स इंक्रीज हो गया दैट मीन्स यहाँ रुपीज़, दैट मीन्स चार्ज भी इंक्रीज हो गया. यहाँ पे टाइम फिर से इंक्रीज कर रहे हैं हम, यहाँ पे फिर से देख रहे हैं आपकी चार्ज फिर से इंक्रीज हो गया. मतलब x के बढ़ने से y भी जब बढ़ जाए तो वो कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी इंक्रीज हो, एक क्वांटिटी यदि डिक्रीज हो तो दूसरी भी उसी के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो, तो वो कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए आपके पास x अपॉन वाई इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट. ठीक है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू के. बस उसी रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. जैसे कि चार्ज 160 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 रुपीज़. ठीक है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और 1 आवर का चार्ज भी आ गया आपको कितना 15 रुपीज़. ठीक है, आगे भी इसने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वैल्यूज निकाली है. ठीक है, तो ये आप कर लेंगे. अब इन सारी चीज़ों को, ये सिंगल सिंगल तो है बट अब हमें देखना है क्या ये चारों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. तो है जो चार्जेस पर आवर आर नॉट सेम. ठीक है, ये जो चार्जेस आए हैं 1 आवर के देखिए डिफरेंट आए हैं. एक्चुअली में 1 आवर का चार्ज तो सेम आना चाहिए. ठीक है, देयरफॉर द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. तो पार्किंग टाइम के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये कैसे हमने चेक किया. तो सिर्फ हम इसे देख के तो चेक नहीं कर सकते कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो. ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है. बट एक्चुअली में हमें क्या चेक करना था कि क्या 1 आवर का चार्ज यदि 15 आवर आ रहा है तो इनके भी 1 आवर का चार्ज 15 आना चाहिए. तो जो कि ये आपस में डिफरेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्किंग टाइम दिया था वो चार्जेस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है. क्योंकि ये जब भी क्वांटिटी बढ़ती है, मैंने अभी आपको बताया कि यदि x बढ़ जाए तो y भी उसी रिस्पेक्ट में बढ़ना चाहिए, मतलब सेम. ठीक है, दैट मीन्स सेम रिस्पेक्ट उनका. जैसे मान लीजिए x 2 से बढ़ गया तो y, मतलब उनके बीच का जो बोलना चाहिए कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है. इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे दोनों यूनिट्स में इंक्रीज होने के बाद भी ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि ये जो इंक्रीज हो रहे थे दोनों ही चीज़ें तो ये सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं हुए, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं कहलाएंगे. ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. A mixture of a paint is prepared by mixing 1 part of the red pigments and with 8 parts of base. In the following table, find the part of the base that need to be added. Parts of red pigment is 1, 4, 7, 12, 20. The part of base कितना है इसका 8 है. तो A1 is equal to 1 और B1 is equal to 8. तो A1 B1 is equal to 1/8 वैल्यू आ गई. ठीक है, इसी प्रकार A2
इज इक्वल टू 4 और BT को हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो BT की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, यहाँ पे K की वैल्यू रख के। ठीक है, क्योंकि A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू K और K की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, 8। दैट मीन्स दूसरा कितना होगा, सेम रेशियो में इंक्रीज होने के लिए सेम रेशियो में हमें उसको बढ़ाना भी होगा। ठीक है, तो रेशियो क्या था 1/8 का, तो 1/8 से हमने बढ़ा दिया तो कितना हो गया 32। ठीक इसी प्रकार से फिर यहाँ हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 56। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके सारे नोट डाउन कर लेंगे और लास्ट में जब आपका आंसर आ जाएगा तो फाइनल टेबल आपको फिर से बनानी है। Okay students, next question number 3. In question number 2 above, if one part of the red pigment requires 75 milliliter of the base, how much red pigment should be mixed with 1800 milliliter of base? ठीक है, तो यहाँ पे आपको parts of red pigments निकालने हैं। ठीक है, तो लेट्स द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मिक्स विद 1800 मिलीलीटर बेस BX। ठीक है, यदि हम उसके बेस को 1800 मिलीलीटर से मिक्स कर रहे हैं, देन सिंस इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई तो हम ये तो कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। बट ठीक है, अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हमें इनकी रेशियोज क्या है चेक करने होंगे। तो 1/75, तो अभी हमने आपको बताया था कि जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हो तो x इज इक्वल टू वाई होता है, या x अपॉन वाई इज इक्वल टू हम इसको k भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में इसको लिखा हुआ 1/75 इज इक्वल टू x अपॉन 1800। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, 75 डिवाइड में जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए which is 24 parts red pigment should be mixed। कितने रेड पार्ट को मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है 24 पार्ट्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री। एक मशीन है जो एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है। ठीक है, तो उसकी जो मशीन है फिल्ड 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, 6 घंटे में 840 बॉटल को क्या कर रही है, वो फिल्ड कर रही है। तो हाउ मेनी बॉटल विल इट फिल्ड इन 5 आवर, 5 आवर में कितने बॉटल फिल्ड करेगी। ठीक है, 6 आवर में 840 फिल्ड कर रही है, तो 5 आवर में कितने करेगी। सिंपल सी बात है, यदि टाइम घट जाएगा तो बॉटल नंबर ऑफ बॉटल्स का प्रोडक्शन जो है वो भी घट जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी में दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। टाइम के घटने से नंबर ऑफ बॉटल्स भी घट रही हैं। दैट मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो x अपॉन वाई मतलब 6/840। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ से लेना है इन्फॉर्मेशन, हियर द रेशियो ऑफ अवर बॉटल आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 6/840 इज इक्वल टू 5 यस, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी हुई है इसी इन्फॉर्मेशन से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या दी है आपको कि 6 आवर में 840 बॉटल फिल कर रहा है। ठीक है, 6 आवर में कितनी 840, तो यहाँ पे एक्चुअली 1 आवर का निकाल के इसने लिख दिया है कि 1 आवर से भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। 6/840 तो 5 अपॉन कितना। ठीक है, तो ये वाली आप टेबल या तो अलग कर लेंगे। ठीक है, इस टेबल को आप अलग करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे आवर्स में 6 और यहाँ पे 840 और यहाँ पे आप x लिख लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 आवर लिखा है तो आवर में 5 और यहाँ पे x। तो इस टेबल को आप ऐसे बना लेंगे तो कितना आ जाएगा 700 बॉटल्स। ये टेबल एक्चुअली में गलत बनी हुई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यूज आपकी गलत दी हुई हैं। तो इसकी जगह फिर से मैं बता रही हूँ क्या लिखना है, आवर 6 आवर में आप 840 बॉटल्स फिल कर लेते हो तो 5 आवर में कितनी फिल करोगे, ये है क्वेश्चन आपका। तो इन सब को अलग करके आप ये क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज सोन इन द डायग्राम। ठीक है, ये फोटोग्राफ जो बाजू में दिया है आपको, एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ दिया हुआ है और बताया हुआ है कि इनलार्ज ये कितना बढ़ जाता है, 15 टाइम्स बढ़ जाता है, अटेंड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। कब 50,000 टाइम्स इनलार्ज हो जाता है, कब, जब इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है। इन द डायग्राम व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी है।
इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज, यदि फोटोग्राफ को इनलार्ज दैट मीन्स आप जूम करते हो ना, उसी की बात हो रही है। तो जब आप फोटो को जूम करोगे कितने टाइम, 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट विल बी इट्स इनलार्ज लेंथ, तो इसकी इनलार्ज लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो लेट द इनलार्ज लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया भी x, मान लिया उसकी लेंथ x होगी, देन एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया क्या हो जाएगी 5/5000, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है भाई। यदि 50,000 टाइम्स इनलार्ज करोगे तो उसकी साइज भी आपको बड़ी दिखेगी, उससे छोटा इनलार्ज करोगे तो उसकी साइज भी छोटी दिखेगी। दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो है। तो 5/50,000, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/1000, इसको हम क्या लिख 10,000, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी लेंथ आ गई किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है। अब इनलार्ज टाइम लेंथ कब बतानी, जब आपका 20,000 टाइम्स इनलार्ज होगा, इसलिए हमने इसको एक टेबल में अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो इसको 5/5000 की जगह 1/1000 भी आप लिख सकते थे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, तो 5/50,000 इज इक्वल टू x/20,000, ठीक है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही चुकी, तो हमने क्या लिखा है x/x1/1 इज इक्वल टू x2/y2, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व कर लीजिए, जितने जीरोज हैं उतने जीरो आप कैंसिल आउट कर लीजिए। 50,000 इसके अपॉन में लिया हुआ है, ठीक है। जीरोस कट करेंगे तो कितनी मिलेगी बैक्टीरिया की लेंथ, 2 सेंटीमीटर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद हम कल करेंगे। आज आप क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे और विथ एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।